बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीवी डिजिटल। इंडियन वर्जन ऑफ कोविड एक ऐसा बज़वर्ड है, ये एक ऐसी लाइन है जो एक हॉरर का सिंबल बन गई है। इस वक्त इंडिया में उनका हेल्थ सिस्टम कम्प्लीटली चोक हो चुका है। कल मैं बरखा दत्त का एक वो देख रहा था कि अपने वालिद को वो लेके गई और उन्होंने कहा कि किस तरह उन्होंने बड़ी हॉरिफिक डिटेल उसकी, किस तरह सिलेंडर काम इंडस्ट्रियल सिलेंडर लगाया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लॉल, और किस तरह लोग मर रहे हैं। शमशाद घाट में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं एंड डेड बॉडीज़ आर वेटेड फॉर क्रिमेशन, और वो जो सारा एक रिलीजियस फेस्टिविटी होती है उनकी सारी करने के लिए। सिचुएशन इस हद तक चली गई है नीचे कि सिर्फ हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि ख़तरा है कि सिविल अनरेस्ट ना शुरू हो जाए और जो गवर्नेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन और मार्शल उस तरफ चीज़ें जा रही हैं। ये वो मौके होते हैं जिस वक्त कई दफ़ा तवज्जो हटाने के लिए फिर हुकूमतें ड्रास्टिक एक्शन लेती हैं। पाकिस्तान कुछ पीछे है अभी उससे, और हालात उस तरह नहीं हुए। आज मैं सुबह देख रहा था कि एक जो वेंटिलेटर हैं वो अगर 100 हैं तो 96 ऑक्यूपाई हैं, कुछ जगह पे 99। तो पाकिस्तान को क्या सबक है इसमें और आगे किस तरह चला जाए? व्हाट आर द पाथवेज जिस पे चल के हम इससे बच सकते हैं जो इंडिया में हो गए? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी। थोड़ा सा डॉक्टर साहब पहले इंडिया का तो बताएं कि स्केल को हम किस तरह समझें। ताहिर, पहले तो मैं ये देखना है कि क्या ये कोई नया जीनोम आ गया, कोई नया वेरिएंट आ गया इंडिया में, या पुराने जो वेरिएंट थे उन्हीं का स्प्रेड जो है वो कुछ पॉलिसी फेलियर्स की वजह से ज़रूर से ज़्यादा हो गया। इस पे तो शायद अभी कुछ टाइम लगेगा उसको समझने में। लेकिन एक चीज़ बहरहाल देखने में मिलती है, और वो ये है कि जो लास्ट टाइम जब इंडिया में कोविड केसेस जो थे वो थोड़े से उनमें रिलीफ मिला, और इंडिया चूँकि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन और अपनी इंडिजिनस 2 वैक्सीन भी बना रहा है और वैक्सीन बनाने वाले ममालिक में सबसे आगे था, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे सोसाइटी में थोड़ा सा कुछ केयरलेसनेस भी आई। और उस केयरलेसनेस के साथ जो एक फर्दर चीज़ आई कि 4 स्टेट्स के जो इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अभी होगा, तो वहाँ पे फुल फ्लैज कैंपेन्स जो थे चल रही थी। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो किसी किस्म के SOPs का ख्याल रखे बगैर, कोई मास्क वगैरह पहने बगैर, एक बड़े लार्जर गैदरिंग जो थी वो वहाँ पे हो रही थी, बहुत अपोजिशन साइड से भी और ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से भी। थोड़ा सा और उसको देखें तो जो एक मेरा ख्याल है टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो आपका कुंभ मेले का इज्तिमा, जो कि एक रिलीजियस रिचुअल है 6 साल के बाद होता है। हाँ, तो जिसमें गंगा में जाके स्नान करते हैं, स्नान करना होता है, तो वहाँ पे भी लाखों अफराद जो थे उनका इज्तिमा था। तो ये सारे जो समाजी और सियासी रवैये हैं, ये वेरिएंट आए ना आए, लेकिन जब आपको पता है कि एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, और वो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो है हर जो बीमार फर्द है जो कि उस वायरस को लेता है, वो कम से कम 5 से 7 अफराद को वो आगे ट्रांसफ़र करता है, बीमार करने की सलाहियत रखता है। तो जब आप इतने मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स में हो और इतने ज़्यादा तादाद में हो और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में हो, तो वहाँ पे फिर इसी तरह की सिचुएशन देखने में आती है जो कि इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और ये खुदा न खास्ता ये सिचुएशन जो है, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ अब इंडिया तक महदूद रहेगी। कल ही स्विट्ज़रलैंड की एक रिपोर्ट थी, राइटर की खबर थी कि वहाँ पे एक इंडियन वेरिएंट, उन्होंने लफ्ज़ इंडियन वेरिएंट चूज़ किया है। मैं चूँकि वायरोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं ये नहीं बता सकूँगा कि उस वेरिएंट में और बाकी में क्या फ़र्क है, ब्रिटिश वेरिएंट्स या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स, ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स, उनमें क्या फ़र्क है। लेकिन राइटर की खबर के मुताबिक एक इंडियन वेरिएंट जो था वो स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने डिस्कवर किया है, एंड डेट वाज फ्राम अ ट्रांजिशन एयरपोर्ट। तो ये नहीं था कि वो इंडिया से कोई पैसेंजर जो थे उन्होंने डायरेक्ट फ्लाई किया स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के किसी बाशिंदे ने किसी ऐसे एयरपोर्ट पर ट्रांजिट किया, यहाँ पे उसका कांटेक्ट हुआ किसी भी फ़र्द के साथ जिसको कि इंडियन वेरिएंट था, और उससे वो कोविड जो है वो स्विट्ज़रलैंड में डिस्कवर हुआ। अब अगर ये सिचुएशन जो है ये यूरोप में है, तो मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा खौफज़दा हूँ, क्योंकि जब यूरोप से बाशिंदे आते हैं तो उनकी जो
फ़्लाइट्स होती हैं दुबई तक, अबू धाबी तक, दोहा तक, जो भी आप हब ले रहे इकट्ठी हैं होती है। ट्रांजिट हब, वो इकट्ठी होती हैं और उसके बाद फिर वो अगली फ़्लाइट्स जो होती हैं कराची, लाहौर या दुबई, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, उसके लिए सेग्रीगेट करते हैं। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो ट्रांजिट एयरपोर्ट्स जो हैं, अगर खुदा न खास्ता वहाँ से ये पाकिस्तान में आ चुका है तो फिर हमारे लिए ये बड़ी तशवीश का इम्कान है और बायस है, क्योंकि खुदा न खास्ता सूरत हाल जो है बहुत बिगड़ सकती है। अब अगर हम अपने कुछ पॉलिसी डिसीजन को देखें, फॉर एग्जांपल अभी हमने खैर सगाली एक तौर पे यात्री है। जो सिख यात्री है तो क्वारंटाइन कराए बगैर उनको हमने पूरा जो भी उनके मुकद्दस मुकामात थे उनको घुमाया फिराया। आज से ओ लेवल्स और ए लेवल्स के एग्ज़ाम जो हैं बच्चों के हो रहे हैं। पाकिस्तान में वो हो रहे हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि इन एग्ज़ाम्स में बैठ रहे होंगे। अब आप देखिए कि एक तरफ 25 अजला जो हैं उनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब बंद कर दी गई हैं, मरदान में टोटल लॉकडाउन है। दूसरी तरफ 1 लाख बच्चा जो है वो मुख्तलिफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में जाके एग्ज़ाम ले रहे हैं। बच्चों का आपस में कॉन्टैक्ट भी होगा। कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि उनके घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो, कुछ बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हो, तो वो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। और ये उस वक्त है जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आपको चॉइस दी थी कि वो ममालिक जो कि चाहते हैं इन पर्सन एग्ज़ाम लेना वो ले लें, जो नहीं चाहते वो बता दें। पिछले साल की तरह टीचर असेसमेंट मॉडल पर जाया जा सकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो इंडिया में भी कुछ इस तरह के पॉलिसी डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से कि वहाँ पे सिचुएशन इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पाकिस्तान को किस तरह कंपेयर करेंगे आप? पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 2-3 उसमें मेजर चीज़ें हमें देखना होगी। पहली तो हमें ये देखना है कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस कदर वो है प्रिपेयर्ड है कि अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन जो है थोड़ी सी भी कंट्रोल से बाहर जाती है तो उसको कैसे कोप अप कर सकता है। उसमें वेंटिलेटर्स, उसमें ऑक्सीजनेटेड बेड्स, उसमें बाईपेप्स, उसमें आपकी जो ट्रेंड स्टाफ जो कि उन वेंटिलेटर को और उन बाईपेप्स को रन कर सके, ये सारी चीज़ें, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर मैं आज देखता हूँ तो इस वक्त सिचुएशन दिखाई जा रही होती है, आप भी देख रहे होंगे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे कि किस शहर में कितने % वेंटिलेटर बेड्स जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल हो गए हैं, कितने ऑक्सीजनेटेड बेड इस्तेमाल हो गए। और आप देखिए कि अक्सर जगहों पे हम तकरीबन सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने करीब वाले हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो आप देखते हैं वो हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ जो है वो कितना है। चले जी बेड आपको मिल गए लेकिन ऑक्सीजन भी आपको मिल गई, तो ट्रेंड स्टाफ आपके पास कितना है। तो ये हमें मालूम है कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। पिछली फेज़ में भी हमने देखा था कि असल इशू ये नहीं था कि बेड्स नहीं थे, बेड होने के बाद आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं था। हमारे STPI के एक फार्मर कोलीग की डेथ हुई जिसका कि एक मेजर कॉज ये बना कि पिम जैसे हॉस्पिटल में बाईपैप डालने के लिए पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ा। उनके पास कोई ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल नहीं था जो कि आके वो बाईपैप डाल सकता। तो इस तरह के इश्यूज जो है ये पाकिस्तान को हार्ट करेंगे। तीसरा जो है वो ऑक्सीजन की है। इंडिया को कल सऊदी अरेबिया से 80 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन वो इंपोर्ट करना पड़ी है। सऊदी अरब से उन्होंने मंगवाई है। तो पाकिस्तान में हमें पता है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जाती है, वो मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होती है, और किसी एक सेक्टर पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जिन लोगों ने इससे इन्फेक्शन होनी थी वो इन्फेक्शन हो चुकी हुई है, उसके रिज़ल्ट जो हैं खुदा न खास्ता अगर बैड हैं तो अगले 2 हफ्ते के बाद सामने आना शुरू होगा? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि बाउंड्रीज़ में कन्फाइन नहीं रह सकती है। हम गारों में नहीं रह रहे हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें कि आपका इंटरेक्शन है। हमारे देखिए ना, चाइना में जब ये शुरू हुआ था हम सोच रहे थे कि हम इतने बुरे मुतासर नहीं होंगे। फिर ईरान में आया, फिर ये ब्रिटिश वर्जन आया, अब ये इंडियन वर्जन है। तो आपके जितनी आमदोरफ्त है इस वक्त पैसेंजर्स की, इंटरनेशनल पैसेंजर्स तो अभी भी आ जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपके ये अगर इन्फेक्शन हो गई है तो जिस हद तक हो गई है, आप क्या समझते हैं कि क्या मेजर्स लेने चाहिए इसके लिए? 2-3 चीज़ें हैं इस वक्त। अगेन जो एक डिलेमा है वो यही है
लाइव्स और लाइवलीहुड इन दोनों का बैलेंस रखना। पहली फेज़ में केसेस इससे बहुत कम थे पर डे और डेथ्स बहुत कम थी, जबकि IMF से एक रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत लोन लेके जो 17 मिलियन फैमिलीज़ थी उनको 12,000 रुपया फ़ीकस दे दिया गया था। इसी तरीके से यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट डेफर कर दी गई थी। लोन्स की प्रिंसिपल अमाउंट बहुत सी जगहों पर डेफर हो गई थी। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को पैसे दिए गए थे स्टेट बैंक की तरफ से कि वो अपनी ले ऑफ्स ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत पहली फेज़ में हो गई थी। अब तीसरी फेज़ है, अब हमें देखना है कि क्या हमारे पास कुशन है, क्या हमें दोबारा से वही सारे स्टिमुलस जो है वो दे सकें। अगर नहीं है तो उसके लिए फिर हमें पैसों का अरेंजमेंट जो है वो कहाँ से करना है, क्या हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है गॉड फॉरबिड किसी किस्म के मिसहैप को कंट्रोल करने के लिए। अगर नहीं है तो हमारे पास उसका प्लान भी जो है वो क्या होगा। क्या हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डोमेस्टिक आप प्रोडक्शन समझते हैं कि IMF से बात करनी चाहिए ताकि बिल्कुल करनी चाहिए। ये एक रीस्केड्यूलिंग के लिए या रीस्केड्यूलिंग के लिए तो करनी रीप्रोफाइलिंग ही के है, लिए? लेकिन इसमें शायद हमें इस वक्त अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको असेस करके ये देखना होगा कि डाइवर्जन उनकी कैसे करें? क्या हम अपने मौजूदा वसाइल से दोबारा अगर हमें कुछ फिस्कल स्टिमुलस पैकेज देना पड़ते हैं या कुछ और हमें इसको कोविड रिलीफ मेजर अडॉप्ट करना पड़ते हैं, तो क्या हमारे पास मौजूदा रिसोर्सेज में कुशन मौजूद है। कॉस्ट इसकी आपका ख्याल है फिर वही बनेगी? मेरा ख्याल है वही बनेगी उससे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कितनी? रिहर्सल 11 बिलियन डॉलर? एक रिहर्सल आपके पास ऑलरेडी हो चुकी है। वो कितनी थी? तो वो देखिए ना, आपने 1.4 बिलियन डॉलर जो थे वो तो IMF से लिया था और वो सारा का वो सारा बांट दिए। वो सारा का सारा कोविड में खर्च हुआ। और उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक की जो पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट है जो अप्रैल में आई है वो ये कहती है कि हमारे यहाँ 21 मिलियन लोग जो थे वो जून 2020 से दिसंबर 2020 तक वो अनएम्प्लॉयड हो गए इस सारा कुछ करने के बावजूद। तो अब हमें ये देखना होगा कि इस वक्त हम फौरी तौर पे कैसे स्टेप्स हैं, यानी जहाँ जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन पे जाना है स्मार्ट लॉकडाउन पे जाया जाए। जहाँ पे हम जो इंटरेक्शन है और जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है उसको कैसे रिड्यूस करना है, और जो मास्क जो कि मैंने और आपने इस वक्त पहन रखा है इसका इन्फोर्समेंट जो है वो कैसे यकीनी बनाए। यानी समाजी रवैये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ जो है वो हुकूमत ने नहीं करनी, ना हर चीज़ जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने आके करवानी है। ये मुझे और आपको भी इल्म होना चाहिए कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, और उसके बगैर हम अपने इंटरेक्शन जो है वो ना करें। बिल्कुल ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपसे इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हो सकता है तो प्रेस कर दें ताकि आप तक हर वीडियो फ़ौरन पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।